नमस्कार बच्चों। जो हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है ये नियंत्रण और समन्वय, इसके मैंने अभी तक आपको 14 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अंदर हैं वो बता दिए हैं। जो आपके यहाँ से स्टार्ट थे, ये प्रतिवर्ती क्रिया और रहने के बीच क्या अंतर है करके। और जो भी मैं आपको जो है लिख के भेजता हूँ इमेज में या जो भी वीडियो बना के भेजता हूँ, ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट नोट्स हों और या उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हों। सारी चीज़ें आपने अपनी ये फेयर कॉपी पे नोट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद अभी तक मैंने जो है इस चैप्टर के 14 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अभी 15 क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही के क्या कार्य हैं। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ग्राही यानी रिसेप्टर्स जो हैं संवेदनाओं को जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर देखते हैं इसका। शरीर के विभिन्न संवेदांग शरीर के बाहर और भीतरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचा देते हैं, ठीक है। जो जितने भी हमारे संवेदांग हैं, चाहे वो चाहे नाक हो, कान हो, त्वचा हो और या जो है आँख हो या जीभ हो हमारी, तो ये 5 संवेदांग होते हैं, ठीक है, जिन्हें ग्राही कहा जाता है। जो रिसेप्टर्स, जो संवेदना होती है, जो भी अनुभव होता है हमारे शरीर के अंदर या बाहर, उसको जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे 2 चीज़ें आती हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ, मस्तिष्क में पहुँचा देते हैं, और मस्तिष्क से उसके खिलाफ जो अनुक्रिया होती है वो अंगों तक वापस आती है कि हमने क्या रिएक्शन करना है करके, क्या अनुक्रिया करनी है उस उद्दीपन के अनुरूप। तो ग्रहणग्राही गंध का, स्वादग्राही स्वाद का, और त्वग्राही स्पर्श यानी ग्रहण यानी कि जो हमारी नाक है वो गंध का अनुभव कराती है। स्वादग्राही यानी स्वादग्राही हमारी जीभ हुई तो वो स्वाद का अनुभव कराएगी। त्वक यानी कि त्वचा, वो स्पर्श का अनुभव कराती है। उसके साथ साथ जो है दबाव, पीड़ा और ऊष्मा का भी जो है अनुभव कराती है त्वचा हमारी। फिर प्रकाशग्राही यानी कि प्रकाश को ग्रहण जो रिसेप्ट करते हैं, वो हो गए आपके क्या, दृष्टि यानी आंखें हुई। श्रवण ध्वनि का यानी कि जो सुनने का कार्य ध्वनि का वो हमारे कान करते हैं। तो आदि के उद्दीपनों का ज्ञान कराते हैं ये जो 5 संवेदांग हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें दूसरा क्वेश्चन भी था, यदि कि ग्राही सही प्रकार कार्य नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो सूचना मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगी और इससे प्रभावित अंग या जीव की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो अगर रिसेप्टर्स सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो सूचना होगी वो मेरुरज्जु जो होते हुए हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी। उससे क्या होगा, यदि जैसे कि हमारा पाँव जल रहा है कहीं पर और उसकी सूचना हमारा जो है त्वचा जो स्पर्श वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो स्पर्श का जो अनुभव है वो हमारे मस्तिष्क तक उसकी संवेदना नहीं पहुंच पा रही है, वो उद्दीपन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अंग होगा वो जल जाएगा। तो इसी प्रकार जो है जीव की या अंग की उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो एक तरफा प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों के शीर्ष व जड़ों में वक्रता उत्पन्न हो जाती है। जैसे पहले भी समझाया मैंने आपको प्रकाशानुवर्तन क्या चीज़ करके, ठीक है। तो दोबारा समझ लेंगे इसको। यानी कि जब एक लगातार जो है जो लाइट होती है, प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधे के शीर्ष पर पड़ता है तो शीर्ष उसी तरफ को मुड़ जाता है और जड़ उसकी विपरीत दिशा में मुड़ती है, जहाँ को लाइट पड़ती है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। तो पौधे के तने की शीर्ष, जो पौधे का तने का शीर्ष होता है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ठीक है। अर्थात वो प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की ओर गति करेगा। यह ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन शीर्ष की लंबाई की वृद्धि करता है, ठीक है। यह वक्रता तने के अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता हो जाने से अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि क्या होगा, जो वक्रता उत्पन्न होगी, जो अंधकार वाला भाग होगा, यानी कि जिस साइड लाइट नहीं पड़ेगी सूर्य की, क्योंकि एक साइड पड़ेगी लाइट सूर्य की, तो जिस साइड जो है नहीं पड़ेगी उस साइड के ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो है अधिक वृद्धि होती जाती है, यानी अधिक वृद्धि होगी तो उसमें वक्रता भी उतनी ही अधिक होती जाएगी, ठीक है। जड़ें प्रकाश के प्रति ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। जो जड़ें होती हैं वो ऋणात्मक यानी कि दूर जाने की चेष्टा करती हैं, तो इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहलाती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। यदि मेरुरज्जु हमारी चोट या अन्य कोई चीज़ लग जाती है
तो क्या व्यवधान होगा, तो उससे क्या होगा, मस्तिष्क में जो भी आने जाने वाले विद्युतीय संकेत होंगे वो तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि जो है मेरुरज्जु में ही अगर आघात हो जाएगा तो मस्तिष्क तक वो जो है सूचनाएं जो होंगी विद्युतीय संकेत के रूप में पहुंच ही नहीं पाएंगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो इससे पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार समझाया है, तो इसको दोबारा समझ लेंगे कि पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है, जैसे ऑक्सीन हार्मोन पौधों में वृद्धि की अनुवर्तन गतियाँ, पुष्प फल और पत्तियों के विलगन जड़ विभेदन का कार्य करता है, और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है कोशिका विभाजन का कार्य करता है, एब्सिसिक अम्ल पुष्पन वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण का कार्य करता है, और एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है। तो ये मुख्य कार्य होते हैं पादप हार्मोन्स के। तो अगला क्वेश्चन है, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय होना क्यों आवश्यक है किसी जीव के शरीर में। बहुकोशिकीय जीवों के कार्य सभी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, इन कोशिकाओं को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का शरीर या अन्य जैसे कई जीव होते हैं जो इनका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, जिसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जीवों में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण व समन्वय का कार्य करता है, आपको बताइए। अगर जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इन कोशिकाओं का नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रत्येक कोशिका अपने अपने स्तर से अपना अपना कार्य करेगी, और जो हम चाहेंगे जो कि हमारे ऐच्छिक कार्य होते हैं उनको भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है नहीं, जैसे कि चलना, लिखना, पढ़ना, ये बोलना, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कोशिका अपने स्वरूप से अपने अनुसार कार्य करेगी। तो जो है जीवों पे जो है जीवों का अपने अंगों पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तो वो उपयोग नहीं कर पाएगा सही तरीके से, तो इच्छित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो है जीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, दोनों में अंतर बताना है। तो जैसे पहले ही बताया मैंने कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, और अनैच्छिक जो होती हैं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक या ऐच्छिक जो दोनों होती हैं वो मस्तिष्क द्वारा होंगी। इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं ये ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाएँ इसमें सोचने की आवश्यकता होती है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना व व्यतिरेक कीजिए, यानी कि दोनों में मतलब अंतर बताना है। ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण और हार्मोनल नियंत्रण, यानी कि तंत्रिका से कैसे नियंत्रण होता है और हार्मोन से कैसे नियंत्रण होता है करके। तो यह तंत्रिका द्वारा होता है। शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला जाता है, जितनी भी हमारा पूरा जो शरीर है मनुष्य का, उसमें जो कई तंत्रिकाएँ जो रहती हैं, तो इस प्रकार का जाल फैला रहता है। ठीक है, तो मुख्य जो उसको चलाने वाला क्या है, तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र। और जो हार्मोनल नियंत्रण वो हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तंत्रिका नियंत्रण जो है एक द्रुत गति वाली सेवा है, यानी कि बहुत तेज़ी से होने वाला जो है एक एक्शन है, और हार्मोनल जो है धीरे धीरे मंद गति की सेवा होती है इसमें। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों से उद्दीपनों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो संवेदी अंग, जो संवेदी अंग हैं हमारे, ग्राही कहते हैं जिनको, वहाँ से उद्दीपनों को जो है मेरुरज्जु से मस्तिष्क, फिर मस्तिष्क से जो है वापस मेरुरज्जु, और वो जो क्रियान्वयन करने वाला अंग होगा वहाँ तक पहुँचाएंगे। और यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन लक्ष्य कोशिकाओं में पहुँचते हैं, जहाँ इनका जो है एक्टिविटी होनी होती है या जहाँ इनका कार्य होता है, ये वहीं पे जाके उन्हीं कोशिकाओं पे पहुँचते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, छुई में पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति में क्या अंतर है करके। तो छुई में पहले ही बता रखा है, छुई के पौधे में क्या होती है, अनुकुंचन गति होती है, जो गति स्थायी नहीं होती है, दोबारा से पौधा सामान्य हो जाता है जब उसमें गति नहीं रह जाती है। तो इस कारण से जो है इस गति में जो है उद्दीपन और गति की दिशा में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, कोशिकाओं के शिथिल होने पर पत्तियां अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। और पैरों की गति क्या होती है, हमारी ऐच्छिक पेशियों के संकुचन और शिथिलन पर निर्भर करती है। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। जो अगर हमको किसी पाँव को हिलाना है अपने, तो उस संवेदना को जो है इतनी तेज़ काम होता है ये ऐच्छिक क्रिया का भी, बहुत फास्ट, तो वो जो है उद्दीपन ग्रहण करके सीधे मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क उन प्रेरणाओं को जो है ग्रहण करके जो है तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं वहाँ तक जो है अपनी ऐच्छिक जो है पेशियाँ उनके द्वारा पहुँचाने का कार्य करता है। इसके फलस्वरूप जो है हमारी टांगों में गति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, एक जो है अनुकुंचन गति के कारण होता है, और एक ऐच्छिक पेशियों के संकुचलन और शीतलन के कारण होता है। ये इनके मेन पॉइंट के अंतर हैं।
ठीक है, इसको आप ध्यान से अपना नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और यहाँ ये आपके प्रश्न उत्तर इस पार्ट के ख़त्म हो गए।